नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। वहां वो हिंदुस्तान की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इसी दौरान भारत में मोदी सरकार की सहयोगी शिवसेना मुसलमानों से वोटिंग राइट छीनने की बात कर रही है? हद तो यह कि अब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी इस रेस में एक बार फिर कूद पड़े हैं। साक्षी महाराज भी मुस्लिमों से वोटिंग राइट छीनने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका तर्क यह है कि अगर मुस्लिम परिवार नियोजन की बात नहीं करते हैं तब उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए। सवाल आखिर इन उटपटांग बयानों का मतलब क्या है, चाहे वो ओवैसी बंधुओं के हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान ही क्यों ना हो? क्या ये सारी पार्टियां फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही हैं? ऐसे में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ओवैसी या उद्धव ठाकरे की बेलगाम जुबान देश का माहौल बिगाड़ रही है? क्या बड़बोले नेता देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देंगे? भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, कड़ा कानून क्यों नहीं बनता? उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेताओं का बयानों ने भी आग में घी का काम किया। हम गरीब लोग हैं, इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। कोई काम नहीं है, बीवी क्लब नहीं जा सकती, यारों की महफिल में नहीं जा सकती, उसकी दोस्तें नहीं होती, वो बीवी होती है और शौहर होता है, फिर खानदान भी बड़ा होता है। मैं नहीं कहता कि मुसलमान को ईसाई करा दो, लेकिन परिवार नियोजन होना चाहिए। हम 4 बच्चे की बात कह देते हैं तो आग लग जाती है, पर 4 बीवी 40 बच्चे से कहीं आग नहीं लगती, 5 बीवी 25 बच्चे से आग नहीं लगती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या के आधार पर पक्ष और विपक्ष को मिलकर के कोई एक कड़ा कानून बनाना चाहिए और उस कानून का जो पालन न करे उसको मताधिकार से वंचित कर। बीजेपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज का ये विवादित बयान कोई नया नहीं है। साक्षी महाराज पहले भी अपने बयानों से मोदी सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान भी विवादों के आजम हैं। सवाल ये है कि नेताओं की जुबान लगातार बेलगाम क्यों हो रही है? क्या कोई संघ के मंत्री हैं, कोई राज्य के मंत्री हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन किस तरह की जुबान है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी क्या मन स्थिति है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। बातचीत से पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुकेश नायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ मौजूद हैं। अविनाश गोपीचंद बारवे हमारे साथ जुड़े हैं, एमआईएम के नेता हैं आप। मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं, बीएसपी के नेता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। विनोद बंसल जुड़ेंगे, वीएचपी के नेता। शिवसेना से हमारे साथ पांडुरंग सकपाल साहब जुड़े हैं, उनसे बातचीत होगी। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि एमआईएम से हमारे साथ वारिस पठान साहब जुड़े हैं, अविनाश जी नहीं है। वारिस जी, आपका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे है और इसके पीछे वजह यह कि कल तो शिवसेना यह बात कर रही थी कि मुस्लिमों से वोट डालने का जो उनका अधिकार है छीन लेना चाहिए। आज आप ही के पार्टी के एक सांसद भी यही जुबान बोलने लगे। साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि परिवार नियोजन कानून लागू हो मुस्लिमों पर भी, और अगर वो ना माने तो उन्हें वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया जाए। क्या वजह है कि इस तरह की भाषा बोली जा रही है बार बार, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे से कुछ और बातें कर रहे हैं? क्या उनकी सुनी नहीं जा रही है? देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में भारतीय जनता पार्टी ने भी और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार कहा है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है, सबसे पूजनीय ग्रंथ कोई है तो वो संविधान है, और संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। इसलिए कोई भी कुछ बयान दे, हम उसकी निंदा भी करेंगे और उसके खिलाफ जो एक्शन होता है कानूनन, अगर वो कोई भी रिपोर्ट करता है, स्वाभाविक है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सर, एक्शन नहीं होता है। संबित पात्रा जी, दिक्कत यही है हिंदुस्तान में। डॉक्टर संबित पात्रा, दिक्कत यही है कि कोई एक्शन नहीं होता। क्या एक्शन हुआ? अगर शिवसेना ने यह बात कही, संजय राउत तो सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों से वोटिंग राइट ले लो, क्या एक्शन उनके खिलाफ हुआ? या फिर अब साक्षी महाराज अगर ये कह रहे हैं कि परिवार नियोजन मुस्लिमों पर भी लागू हो ना हो तो उनसे वोट देने का अधिकार छीन लो, क्या एक्शन आप लोगों ने लिया? नहीं, देखिए, इसमें मैंने कहा सुओ मोटो एक्शन कोर्ट भी ले सकती है। और सर, कोर्ट के पाले में क्यों गेंद डाल रहे हैं? तो एक तरफ तो जुडिशियल एक्टिविज्म से आप लोग परेशान हो जाते हैं, दूसरी तरफ आप कोर्ट के पाले में गेंद डाल रहे हैं। आपकी पार्टी के सांसद हैं, अगर इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो उस पर अंकुश लगाइए। और साक्षी महाराज के लिए कोई नई बात तो है नहीं संबित पात्रा जी, कई डिबेट में पहले भी उन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नहीं, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपको कह दूं यहाँ पे,
आपको ये भी ध्यान होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुस्तान का क्या होगा, ये सब कुछ हमने सुना था। ना उनका बयान ठीक था, ना जिस प्रकार से जो लिखा गया किसी अखबार में अधिकार, मतों के अधिकार को लेके, वो ठीक है, और ना ही इस प्रकार के जहरीले विषयों को बार बार उठा के हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश करना, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। अखिलेश जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग अनेकों वर्षों से मिलके रह रहे हैं, हजारों वर्ष हो गए आज। मगर बड़ी दुख का विषय है ये कि रोज शाम को 5 बजते ही हम सबको बैठ जाना पड़ता है और हमें चिल्ला चिल्ला के लड़ना पड़ता है ताकि हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता नहीं, इसलिए समित पात्रा जी क्योंकि साक्षी महाराज के खिलाफ कोई आप एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए आपको उनका बार बार बचाव करना पड़ता है, और कोई वजह नहीं है इसके पीछे। अगर आप उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करें, बीजेपी कोई कड़ी कार्रवाई करे, शायद वो इस तरह के बयान ना दें। उनका बयान में पढ़ के सुना देता हूं समित पात्रा जी, अगर आपको लगे कि नहीं इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है तो आप बोलिएगा मुझे। पूरा बयान में पढ़ के सुना रहा हूं ताकि आपको यह ना लगे कि मैं उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं। उन्होंने यह कहा साक्षी महाराज ने कि परिवार नियोजन होना चाहिए, 4 बच्चे की बात अगर हम करते हैं तो आग लग जाती है, 4 बीबी 40 बच्चे से आग नहीं लगती। कड़ा कानून बनना चाहिए और जो इस कानून का पालन ना करे उसे मताधिकार से वंचित कर दो। ये साक्षी महाराज बोलने वाले कौन होते हैं? नहीं, देखिए, मैंने तो कहा कि किसी भी विषय को धर्म से जोड़ के देखने की आवश्यकता कदाचित नहीं होनी चाहिए। कौन कितने बच्चे पैदा करेगा यह व्यक्तिगत विषय है, इसमें ना साक्षी महाराज को ना किसी भी पॉलिटिशियन को बोलने की आवश्यकता है। हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल एक विषय है, उस पर कोई भी एमपी अपना राय एक अलग तरीके से, एक सभ्य तरीके से, एक एकेडमिक तरीके से जरूर रख सकता है, ये एक अलग मामला है, मगर कोई भी विभाजित करने वाले बयान उचित नहीं है। चलिए, अच्छी बात है कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह के बयान उचित नहीं है, लेकिन मुकेश नायक जी, मुझे तो लगता है ये बयान इसीलिए बार बार आते हैं क्योंकि इन पर अंकुश नहीं है कहीं से। क्या मोदी साहब के लोग सुनते नहीं है या फिर इन्हें कहा नहीं जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी साहब को तो सूट करता है कि इस तरह के बयान देश में हो। अगर उनको सूट नहीं करता होता तो वो निर्विवाद नेता हैं, इस पर रोक लगा देते। हम लोगों ने चुनाव के समय ही कहा था कि देखिए, ये मुस्लिम राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद की 2 विचारधाराओं में ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में मुफ्ती साहब और बीजेपी एक मुस्लिम राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि और बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद की प्रतिनिधि। अभी समित महापात्रा जी ने ओबीसी के एक बहुत खतरनाक बयान को कोट किया, मैं उस बयान को टेलीविजन पे दोहराना नहीं चाहता। ये बहुत सुविधाजनक है कि 2 उग्र राष्ट्रवाद की परिकल्पना के 2 नेता और 2 लड़ाई लड़े और बड़े समुदायों को 2 भागों में बांटा जाए, और जिस तरह से इन्होंने देश में बहुत कम समय में इस तरह के उग्र विचारों के साथ समर्थन जोड़ा है, इसको निरंतरता इसकी कायम रखी जाए। अब मुझे दुख होता है कि पूरे देश में इनका शासन बन गया और सबका विकास सबका साथ करने वाले लोग, मुकेश नायक जी, एक बात मुझे बताइए, 1 मिनट। मुकेश नायक जी, बीजेपी के अगर सांसद इस तरह के बयान दें, शिवसेना के सांसद दें, जाहिर तौर पर उसकी आलोचना होगी, लेकिन क्या आपको यह लगता है अगर एमआईएम के नेता या ओवैसी ब्रदर्स इस तरह की भाषा में बात करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं तो क्या वो भी गलत नहीं है? उनके एमआईएम के लोग की तो भाषा, उनके बयान राष्ट्रीय चैनल पर चर्चा करने लायक नहीं है। मैं पिछले 3-4 दिनों से ये ट्रेंड देख रहा हूं। आपने तमाम बातें कही मुकेश नायक जी, आपको उनका भी तो जिक्र करना चाहिए अपनी भाषा, अपनी बात में, कि वो भी गलत है। उनका जिक्र करेंगे तो जिस घटियावाद के वैचारिक आंदोलन से देश गुजर रहा है उसको हवा मिलेगी और आग मिलेगी। अच्छा। मैं उतने घटियावाद के दौर से वैचारिक आंदोलन को निकालना नहीं चाहता। सोचिए, पहले हमारे देश में बड़े बड़े ज्ञानी लोग, सोचिए वारिस पठान जी, क्या आपको इस बात का एहसास है? कांग्रेस तो कह रही है कि आपकी बातों पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए राष्ट्रीय चैनल पर। मूर्ख लोग देश में सवाल उठाते हैं। मैं ये दोनों की बात का जवाब देना चाहता हूं। जैसा महापात्रा जी ने कहा कि 2012 में, मैं इनको फैक्ट बता रहा हूं क्या है, 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया था आदिलाबाद में, जिसको इन्होंने इतना उछाल दिया कि विवादित बयान है, इससे कम्युनल हेट्रेड हो रहा है, तो उनके खिलाफ इतनी मुहिम चलाई तो एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको अरेस्ट किया गया, उनको बेल हुई है, आज वो केस कोर्ट में पेंडिंग है। तो मेरा ये कहना है, जैसे इनके विधायकों ने कहा है आज के ये आपत्तिजनक बयान था संजय रावत का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आर्टिकल 14 की धारा के अगेंस्ट था, तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट उनके खिलाफ भी एफआईआर करेगी? क्या बीजेपी गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करेगी कि नहीं?
संबित पात्रा जी जवाब देना होगा। मैं जवाब ले लेता हूँ वारिस पठान जी, तथ्यों पर हम लोग बात करें, आपकी भाषा पर और आपकी जुबान पर भी हम बात करेंगे, लेकिन संबित पात्रा जी बोलिए, कोई कार्रवाई होगी? अरेस्ट कीजिए आप जी। देखिए अब अखिलेश जी, कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस स्टेशन में जाके कोई कंप्लेंट दर्ज करता है तो कानून के अंतर्गत काम होता है। कोई सरकार उस कानून को रोक नहीं सकती, क्योंकि वह भी संविधान के अंतर्गत ही काम कर रहा होता है। तो स्वाभाविक रूप से जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत भड़काऊ भाषण दिया और हम सब ने सुना उस भाषण को, वो यूट्यूब में भी है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी लेके कंप्लेंट लिखता है तो उस पे कानून अपना काम करेगी। कोई हम या आप कानून को काम करने से रोक नहीं सकते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं आप, अदालतों को काम करने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर क्या आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? अगर आपकी पार्टी के सांसद इस तरह के बयान दें या सहयोगी बयान दें तो क्या कोई कार्रवाई आप लोगों की तरफ से नहीं होनी चाहिए? मेरे साथ पांडुरंग सकबाल भी जुड़ गए हैं, आप शिवसेना के नेता हैं। पांडुरंग जी, क्यों आप लोग देश को बांटने पर तुले हुए हैं? क्यों इस तरह की बयानबाजी? विकास की बात कर लीजिए या मोदी साहब जो बातें कह रहे हैं वही कर लीजिए, क्यों विकास के एजेंडे को डिरेल करने में जुटे हुए हैं आप लोग? ऐसा है, विकास की तो बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, वो करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। ओवैसी के जो ब्रदर्स है, अकबर ओवैसी और उनके जो भाई है, वो मुंबई में आके चुनाव के दरमियान कुछ भी प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी बयान कर सकते हैं, उसके ऊपर कभी डिबेट नहीं हो रहा है। तो किस पे डिबेट हो रहा है? शिवसेना के सांसद या भाजपा के सांसद पांडुरंग जी, क्या उस पर चर्चा नहीं हो रही है? कल भी उस पर हमने 1 घंटे तक बात की, आज भी हम बात कर रहे हैं, आज भी हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, चर्चा हो रही है। लेकिन आप सुनिए, संजय राउत साहब जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने जो बयान किया सामना में मुखपत्र जो है शिवसेना का, उसमें क्लियर कट उन्होंने मेंशन किया था, लिखा था कि बाला साहब ठाकरे आदरणीय शिवसेना प्रमुख ने एक जमाने पे 1992-93 में वो एक बयान दिया था कि मुस्लिम वोट के ऊपर पूरे अदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है भारत की, वो मुस्लिम वोट के ऊपर डिपेंड रहते हैं और मुस्लिम वोट का वो नाजायज फायदा ले लेते हैं। मुस्लिम लोगों के लिए वो अच्छा नहीं है। मुस्लिम लोग, मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठा होना चाहिए इसके लिए, और इन पॉलिटिकल पार्टी को देखिए पांडुरंग जी, ये बात समाजवादी आ गई, कांग्रेस आ गई, अभी एमआईएम आ रही है, यही कर रहे हैं। सर देखिए, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति इस देश में नहीं होती है, हिंदू वोट बैंक की भी राजनीति होती है, और आप पर आरोप लगता है कि आप लोग करते हैं जातियों की राजनीति होती है। तो तमाम जो मतदाता हैं, जो हिंदुस्तानी वोटर्स हैं, क्या उनका वोटिंग राइट आप छीन लेंगे? या इस तरह की जुबान जो लोग बोलते हैं, जो पार्टियां इस तरह का काम कर रही हैं, बांटने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? उसमें गलत क्या कहा संजय राउत साहब ने? उन्होंने एक बयान का एग्जाम्पल दिया, जो आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जो बयान किया, याद होगा ना, एग्जाम्पल दिया, इसलिए अगर ऐसा ही हो जा रहा है आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर सुधींद्र भदौरिया भी मौजूद हैं, बीएसपी के नेता हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश में तो जमकर ये चीजें हम लोग देखते हैं कि वोट बैंक की राजनीति होती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो क्या जो मतदाता है उससे वोट डालने का हक छीन लेना चाहिए? देखिए, अभी कुछ देर पहले संबित पात्रा जी कह रहे थे कि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भारत का संविधान है, वह संविधान जिसके निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अगुवाई की और तमाम लोगों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उन सब लोगों ने मिलके इस संविधान को बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवसेना उसके अंदर शामिल है, शिवसेना के उसमें मंत्री हैं सरकार के अंदर। जब उनके सांसद इस तरह के बयान देंगे, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर बंबई में, जैसा शिवसेना के यहाँ पे एक साथी ने कहा, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी बयान दिया तो उनके खिलाफ कानून अगर उन्होंने उल्लंघन किया तो क्यों नहीं कार्रवाई की? और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर लेकिन सुधीर भदौरिया जी, देखिए, पार्टी अपने सहयोगियों जैसे भदौरिया जी, इस सच्चाई से आप कैसे इनकार करेंगे? में भी देखा, जो मेरा सवाल सुन लीजिए सुधींद्र भदौरिया जी, भाषा गलत है, शिवसेना ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो निंदनीय है, या ओवैसी साहब करे, लेकिन अगर उसका आशय कहीं ना कहीं वोट बैंक की तरफ इशारा है तो वोट बैंक की राजनीति तो होती है। और भाषा की अगर मैं बात करूं तो आपकी पार्टी की जो नेता हैं मायावती, उन्होंने जो तिलक तराजू और तलवार वाला बयान दिया था, क्या वो निंदनीय नहीं था? उसके आगे के शब्दों का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूं। देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, जिस बात को खत्म हुए एक जमाना बीत गया, उस बात को आप उठा रहे हैं। अच्छा, ये आप जानते बड़ी हैं, सहूलियत के मुताबिक आप लोग सर चीजों को उठाने की नसीहत देते हैं, इसे कब हम उठाएं ना उठाएं। देखिए, बहन मायावती जी ने
देखिए बहन मायावती जी ने सर्व समाज के लिए संघर्ष किया और जानते बड़ी हैं सहूलियत कि के मुताबिक आप लोग सब चीजों को उठाने की नसीहत देते हैं। बहन मायावती इसे कब हम जी ने- उठाएं ना उठाएं। देखिए बहन मायावती जी ने देखिए बहन मायावती जी ने सर्व समाज के लिए संघर्ष किया और वहां पर जब से उनकी कई बार सरकार बनी आपने देखा है सर्व समाज के लिए काम हुआ है। चलिए ठीक है, वो सबने देखा है, सबको पता है। मौलाना सैयद अतर हुसैन देहलवी मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब आप देख रहे हैं तमाम लोग अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक राजनीति करते हैं और इसके पीछे जो मकसद नजर आता है बड़ा साफ है, वोटों का ध्रुवीकरण करो, विकास की बात ना हो सर, लोगों के लिए कुछ काम करने की आपको जरूरत नहीं है, उनकी भावनाओं से खेलो, भावनाएं भड़काओ और वोट हासिल कर लो। देखिए बिल्कुल 2-3 चीजें हैं जो संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज तो जो जातीय समीकरण की हम बात करते हैं, वीके सिंह देश के चीफ ऑफ आर्मी रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके तो मैं समझता हूँ आदर और सम्मान है, लेकिन बीजेपी भी उनके लिए वही सीट चुनती है जहां ठाकुरों का अक्सरियत हो। मुंबई के पुलिस कमिश्नर भले ही कितने ईमानदार क्यों न हो, लेकिन उनके लिए बागपत ही चुनी जाएगी जहां जाट बहुल हो। क्या बीजेपी हो, क्या कांग्रेस हो या भदौरिया साहब हो, कोई भी हो, जातीय पॉलिटिक्स हम सभी कर रहे हैं। अब 2 चीजों को मैं कहना चाहूंगा, शिवसेना और ओवैसी बिरादर या एमआईएम ने ये सब करा क्यों? उर्दू अखबारात में लगातार ये बात आ रही थी कि 28 साल तक कांग्रेस के साथ अच्छा रिश्ता निभाने के बाद वो दारुस्सलाम जहां वो आज कांग्रेस को गालियां बक रहे हैं, इंदिरा गांधी का अभिनंदन उनके वालिद साहब ने वहां किया था। दूसरे वो शिवसेना जो जैतापुर बिजली प्लांट को लेकर बीजेपी की लगातार आलोचना कर रही थी। इन दोनों मुद्दों के बीच में आज जो बयान आया वो बहुत समझने की बात है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि देश बदल चुका है और इन्वेस्टर के लिए माहौल तैयार है। वहीं दूसरा बयान भी आया जो संजय किर्लोस्कर ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो तो सही है, लेकिन जब तक देश का सेकुलर प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं रखा जाता, जब तक चर्च भी आप देख सकते हैं मेरे सामने रखा हुआ, जब तक चर्चिस पे हमला नहीं बंद होगा, जब तक एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेजी के बयान बंद नहीं होंगे, तब तक इन्वेस्टर के लिए और तरक्की के लिए देश का माहौल अनुकूल नहीं हो सकता। इसलिए मैं ओवैसी से भी, शिवसेना से भी, भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, इन सबसे कहता हूं कि भाई जातीय तो आप कर ही रहे हैं। आज की छोटी सी एक मिसाल है, हम बार बार एक बात को कह रहे हैं, भाई जिन चीजों पर जरूरत थी, जिन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करना है, देश का एक रक्षा मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहता है कि कुछ हथियारों का तस्कर मुझको हटाना चाहते हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि राफेल जब बिल्कुल हमारे लिए खिलाफ, उस पर चर्चा नहीं करते। ये वारिस पठान साहब यहाँ बैठे हुए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये क्या वजह हो गई कि आज आपको मुसलमानी सियासत याद आने लगी है? आज आपको लगता है कि साहब अकबर साहब ने जो कहा, अकबर साहब ने जो करा उनको बराबर, आप सुनिए पहले, एफआईआर हो गई अच्छी बात है, लेकिन ये बात ये क्या कह सकते हैं? मौलाना आपके मुसलमानों के वोटिंग राइट छीनने की आप सुनिए ना, वहीं आ रहा हूँ, सुनिए पहले। दूसरी बात, दूसरे क्या इनमें कहने की ये हिम्मत है कि भाई अब हम इस तरीके की सियासत नहीं करेंगे? क्या शिवसेना हो, क्या कांग्रेस हो, क्या कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी वोटिंग अधिकार को नहीं छीना जा सकता। और इसमें मौलाना अतर हुसैन देहलवी अकेला नहीं है, उसमें अखिलेश यादव भी मेरे साथ होंगे, हम भी पात्रा को मेरे साथ आना पड़ेगा। मैं देश का नागरिक हूँ और नागरिक होने के नाते मेरे संवैधानिक हक को कोई नहीं छीन सकता है। भारत नागरिक हो तो आप ये मानिए कि संजय राउत ने जो कहा वो सही कहा है। क्यों कही जा रही है अभी सबको पता है, और वारिस पठान उसका विरोध क्यों करते हैं? आप ये कह रहे हो स्वर में उसको सबको पता है, उनकी भी एक तरह की राजनीति है। विनोद बंसल बीएचपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल जी, घर वापसी और तमाम चीजें होते होते अब यहां तक मसला पहुंच गया कि मुसलमानों से वोटिंग राइट छीन लो। जो मोदी सरकार के विकास का एजेंडा है उस पर चलने दीजिए ना सरकार को। देखिए, घर वापसी ये बहुत आवश्यक है, अवश्यम्भावी है और शुरू से चल रही है, चलती रहेगी जब तक कि देश का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रवादी ना हो जाए। और किसके घर में वापस आइए आप तय करेंगे? बिल्कुल, जो अपने घर में वापस आएगा, हम नहीं तय करेंगे, अपने घर में वापस आना, एक बात। दूसरी बात ये, जहां तक इन बयानों का सवाल है, निश्चित रूप से बड़ा चिंतनीय मुद्दा है कि जब लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं और चारों तरफ बिखर गए हैं, उनको वोटिंग राइट के लिए तो चिंता है सबको, और उनको ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक सेकुलर जमात इस देश के अंदर इस तरह की बन गई है जो कि जबरदस्ती करके अपने वोट बैंक के लालच में, चाहे जितने भी राष्ट्रद्रोही लोग हों या कैसे भी लोग हों, उनको सबको अपना वोट बैंक के चंगुलों में फंसा रही है। आप देखिए बंसल साहब, आप सहूलियत के मुताबिक बातें मत कीजिए। आप लोगों पर भी तो आरोप लगता है कि आप लोग हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो क्या हिंदुओं से मताधिकार छीन लेना चाहिए? हम कोई राजनीति नहीं करते, विश्व हिंदू परिषद कोई राजनीति नहीं करता। 12 लाख से ज्यादा नेपाली भारत में मौजूद हैं, 8 लाख से तमिल मौजूद हैं, आप कभी उस पर चर्चा नहीं करते? अरे भाई 3 करोड़ बांग्लादेशी मौजूद है, उनको 3 करोड़ नहीं, आप 30 लाख से नहीं कीजिए। आपकी सरकार रही है, सिद्ध करते हैं आप। आज तक किसी नेपाली ने कोई मैं इनके घर वापसी का समर्थन
समर्थन कर आप मुझे बताइए, बांग्लादेशियों ने देश का जीना आराम से रखा है। बांग्लादेशियों ने देश का करा दिया। आप देखिए जितने लाखों कितने, अरे क्या बात है, छोड़िए ठेकेदारी आप लोग मत कीजिए। एक मिनट ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा बंसल साहब, लेकिन धर्म की ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, और सवाल यही होगा, अगर इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं जिससे इस देश की जो एकजुटता है उसके लिए खतरा पैदा हो रहा है, तो फिर सरकार कहां है? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। मैं नहीं कहता कि मुसलमान को ईसाई करा दो, लेकिन परिवार नियोजन होना चाहिए। हम 4 बच्चे की बात कह देते हैं तो आग लग जाती है, पर 4 बीवी 40 बच्चे से कहीं आग नहीं लगती, 5 बीवी 25 बच्चे से आग नहीं लगती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या के आधार पर पक्ष और विपक्ष को मिलकर के कोई एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, और उस कानून का जो पालन न करे उसको मताधिकार से वंचित कर। चलिए, तो जो परिवार नियोजन कानून का पालन ना करे उसे मताधिकार से आप वंचित कर दो। संबित पात्रा जी, आपसे भी बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। शिवसेना ने कल वोटिंग राइट छीनने की बात कही, उसके बाद तमाम बवाल खड़ा हुआ। क्या ये बात वहीं नहीं रुक जानी चाहिए थी? एक बीजेपी सांसद को भी फिर इसमें इस तरह से बयान देने की क्या जरूरत थी? देखिए अखिलेश जी, अगर सच पूछे तो बात तो बहुत पहले ही रुक जानी चाहिए थी। जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाके हिंदुस्तान के परचम को लहरा रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व में तमाम रेटिंग एजेंसियां पहली बार हिंदुस्तान को स्टेबल से पॉजिटिव की ओर रेट लेके आ रहे हैं, तमाम लोग हिंदुस्तान में आके निवेश करना चाहते हैं। ऐसे में हम सब जो यहाँ पे पढ़े लिखे वर्ग बैठे हुए हैं, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, सब प्रबुद्ध लोग हैं, हम लोग को भी ये डिस्कशन करना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, ना कि किसी एक व्यक्ति के जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कानून आना चाहिए। सर, वो एक व्यक्ति नहीं है, दिक्कत यही है संबित पात्रा जी। आप जिन्हें सिर्फ एक व्यक्ति कह रहे हैं, देश उन्हें सांसद के तौर पर जानता है। आप जिन्हें सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो बीजेपी के सांसद के तौर पर जाने जाते हैं, माननीय सांसद। मैं यही कह रहा हूँ, सुनिए ना, मैं आपको एक अखिलेश जी, देखिए मैं बहुत रेस्पेक्टफुली कह रहा हूं और आप भी मेरी बात को मानेंगे। हाँ, माना वो सांसद है, यह भी माना कि जिस विषय को इस बार रखा है उन्होंने कि जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए और उसके आधार पे वोटिंग, ये भी हिंदुस्तान में अभी संभव नहीं है। उसके लिए पार्लियामेंटेरियंस को चिंता करना पड़ेगा भविष्य में। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बड़ी बात यह है, अगर एक व्यक्ति के टिप्पणी पर, चाहे वो हमारी पार्टी से हो, चाहे वो ओवैसी ही क्यों ना हो, एक व्यक्ति के टिप्पणी पर हम पूरे एजेंडा को हाईजैक करके क्यों बैठे, जब पॉजिटिव एजेंडा पूरा विश्व हिंदुस्तान का लेके चल रहा है। बिल्कुल सर, और वो खबरें दिखाई भी जा रही हैं, लोगों तक वो बात पहुंच भी रही है, लेकिन आप ही के पार्टी के सांसद या फिर सहयोगी दल मोदी सरकार के जो विकास का एजेंडा है ना, उसको पलीता लगाने में जुटे हुए हैं, इसलिए उस पर बातचीत हो जाती है। वारिस पठान जी, क्या अब आपको इस बात का इंतजार है कि अब किस तरह से आप जवाब दें? कोशिश कर ले, फलिता नहीं लगने वाला। चलिए, अच्छी बात है, उन पर अंकुश लगाइए फिर ऐसे तत्वों पर, तब ताकि कुछ ना होने पाए। तो सबसे पहले ये बताऊंगा आपको, जी बोलिए, कि कल मैं सबसे पहले बताऊंगा, कल जो सामना के अखबार में संजय रावत जी जो इतने बड़े विधायक हैं उन्होंने लिखा है, ये उनको कहते हैं कि नहीं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है ये आप पढ़िए पूरी तरह से। पूरा उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों के वोटिंग के जो अधिकार है वो छीन लेने चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट जाके, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जाके उन्होंने लिखा है। लेकिन आप में उनमें क्या फर्क है? क्या बांग्लादेशियों के नीचे नहीं जानी चाहिए? आप तो कहते हैं कि जो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है, आप भी तो जानबूझ के इस तरह की बात बोलते हैं। मौलाना साहब, आपको इस तरह की पॉलिटिक्स सूट करती है वारिस पठान? नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। हम बोलेंगे तो बुरे, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, हमने कहा तो हमारे खिलाफ FIR हुआ, हमको अरेस्ट किया गया, हम बेल पे आज केस चल रहा है। आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटिंग राइट वापस लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, ये बताओ। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटिंग राइट दे रखे हैं, उनको वापस लेने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते? बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करिए ना, आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के उन मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। हम सभी हिंदुस्तानी हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, जो मुसलमानों के वोटिंग राइट छीनने की बात हो रही है, उनको वापस लेने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते? बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करिए ना, आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के उन मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। हम सभी हिंदुस्तानी हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, जो मुसलमानों के वोटिंग राइट छीनने की बात हो रही है, परेशानी है। ऐसे बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कम पक्षधर एक नया एंगल लेकर आ गए, नया एंगल लेकर आ रहे हैं। मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। संजय राउत का बयान आपने देखा है, बांग्लादेशी चैनल को छोड़िए, गंभीर है। बांग्लादेशी की बात को छोड़िए,
आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। सर ये राष्ट्रवाद की पाठशाला ना लगाएं, राष्ट्रवाद की पाठशाला आप ना लगाएं, ये राष्ट्रवाद की बातें हैं, देश को बांटने की बात है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं संजय राउत साहब ने जो बयान दिया उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा यहाँ पर शिवसेना के हमारे मोहतरम नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। एक बात कहना चाहता हूँ कि ये पूरा बयान वारिस साहब सुनिए वारिस साहब सुनिए, बात हो रही है मौलाना, आप सुन तो लीजिए की बात हो रही है। देखिए ऐसा जो कल शिवसेना ने कहा है, पहली चीज में समझना चाहिए कि शिवसेना इस बात को भूल जाती है कि नहीं, मेरे को आपने बोलने नहीं दिया। मैं अरे आप सुन तो लीजिए, आपकी बात ये हो रही है मुसलमानों का। अरे आप सुन तो लीजिए, सारे ठेकेदारी आप छोड़िए मुसलमानों की। मेरी बात का अगर आप ही ठेकेदार हो फिर हम यहाँ क्यों बैठे? ऐसा है शिवसेना ने या तो इनकी आवाज अखिलेश यादव की असर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर मैं बात करता हूँ। बिल्कुल आप सुनिए, पहले सुनिए, कल जो कुछ भी शिवसेना ने कहा, मैं शिवसेना से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर इनको आज मुसलमानों से इतना बैर हो गया, आज मुसलमानों से इनको इतनी तकलीफ हो रही है, इन्हीं की पार्टी ने एक साहब को टिकट दिया जो इनका विधायक बन गया और उसके बाद उनको शिवसेना ने मिनिस्टर बनवाया। एक मिनट वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। वारिस पठान जी, ये आप तय नहीं करेंगे कोई हक छीन सकता है नहीं छीन सकता है, सही बात है, ये हक दिया संविधान ने, इसे कोई राजनीतिक पार्टी ना दे सकती है ना छीन सकती है, इसका ना क्रेडिट आप ले ना शिवसेना ले। एक मिनट अब सुन लीजिए जरा, शिवसेना के नेता से सवाल पूछ रहे हैं मौलाना दयालवी। एक मिनट मौलाना दयालवी, शिवसेना के नेता सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए। मेरा कहना आपसे ये है मोहतरम, आप मुझको ये बताइए कि आप ही की पार्टी के एक आदमी जो है थाने से जो है वो विधायक चुन के आए, बाला साहब ठाकरे के जमाने में उनको मंत्री बनाया गया, तब उस जमाने में आपको बाला साहब की जो इतनी पुरानी आपको नसीहत याद आ गई कि बाला साहब ने ये कहा था कि मुसलमानों को हक छीन लेना चाहिए, क्या वजह थी कि वो कौन सा मुसलमान था जिसको आपने अपना मंत्री बनाया? दूसरी चीज ये समझ लेना चाहिए कि जातीय आधार पे या धर्म के आधार पे राजनीति के हम पक्षधर नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान सुनिए लेकिन भारतीय संविधान के रूप में अपना मताधिकार किसी भी सूरत में नहीं। ये बताइए वो जो बोलने दिया जाए, चलिए एलिगेशन हमारे ऊपर है, जवाब हम पांडुरंग जी से लेंगे। एक मिनट वारिस पठान जी सुन तो लीजिए सर, धैर्य रखिए, जवाब में हम लेना चाहेंगे शिवसेना के नेता से। पांडुरंग सकपाल जी जवाब देंगे आप? और आज भी इनके लीडर का नाम हाजी अराफात है, बताइए कि हाजी अराफात को आप अपनी पार्टी से निकालेंगे? हाँ जी बोलिए। हाजी अराफत जो है, हाजी अराफत है जो हमारे उपनेता है शिवसेना के और बहुत अच्छी तरह वो काम कर रहे हैं, वो राष्ट्र प्रेमी है। हाजी अराफत साहब वो राष्ट्र प्रेमी है, हिंदू और सभी धर्म को मानने वाला वो नेता है। का सर्टिफिकेट जो आप ये कहते हैं, सुनो हम राष्ट्रद्रोही, आप ही खुद को बोल रहे हैं, आप ही खुद को बोल रहे हैं, वोट नहीं दे पाएंगे आप ही, अरे सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ेगा हमको। वारिस जी आप खुद को बोल रहे हैं राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र प्रेमी है या देशद्रोही? अरे वारिस जी आप खुद को ही बोल रहे हैं राष्ट्रद्रोही है। आप बोल रहे हो क्या आपसे सर्टिफिकेट लेंगे हम? मान रहे राष्ट्रद्रोही तो हम क्या करेंगे? अरे ये देश जितना आपका है उतना हमारा है। सर्टिफिकेट बड़ी अच्छी बात है, वारिस पठान ने अच्छी बात कही, ये देश सबका है बराबर से, हैदराबाद भी सबका, मुंबई भी सबका, बिल्कुल, ना कोई हैदराबाद में आने की किसी को चुनौती दे सकता है, ना मुंबई ना दिल्ली में। सुनिए पांडुरंग जी अपनी बात रखिए। अरे तो हैदराबाद का ओवैसी आके यहाँ मुंबई में आके चुनौती दे सकते हैं हमको? हैदराबाद में हैदराबाद का ओवैसी आके यहाँ हमारे उद्योग जी को बोल सकते हैं कि आप तो हमको हैदराबाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आके यहाँ हमें चैलेंज करेंगे, महाराष्ट्र के चुनाव में उर्दू अखबार पे लगातार लिख रहे हैं, कह रहा है साहिब की मेहरबानी से आइए। अब ये साहिब कौन है, ये साहिब कौन है, इस पे उर्दू अखबारात को आप जवाब दीजिए। उर्दू अखबारात लगातार कह रहे हैं कि MIM का महाराष्ट्र में जो विस्तार हो रहा है, यूपी में जो आप जा रहे हैं, आजम खान के खिलाफ, ये तो आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मौलाना दयालवी साहिब, ये तो एक बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं वारिस पठान पर। ये कौन साहिब लोग हैं? क्या मैच फिक्स है क्या वारिस पठान जी? अरे मौलाना जी रुकिए आप। हेलो, कोई मैच फिक्स है क्या वारिस पठान जी? आप बीच में क्यों बात कर रहे हो? हेलो वारिस पठान जी, कोई मैच फिक्स है क्या? मौलाना दयालवी कह रहे हैं। अगर ये लोगों ने आज तक देश का नहीं, अरे यही तो एलिगेशन ये लोग लगा रहे हैं, आज तक इनकी फिक्सिंग सब चल रही थी, इन्होंने देश को लूट डाला, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए कुछ नहीं किया, और आज पार्टी आई है सत्ता विकास करने के लिए, तो हमारे डेलीगेशन है। अरे हमने 7 सभाएं ली बांद्रा, इसमें एक भी भड़काऊ भाषण दिया? बताइए, और आपको क्या जरूरत थी इलेक्शन होने के बाद? सभाएं कर देंगे, किसने बोला था? आपको मालूम नहीं होगा।
ऐसी तरह से देश को चलाओगे आप? आपके खिलाफ नोटिस जारी शर्म आनी चाहिए आपको। एक बार फिर से बुनियादी सवाल की तरफ वापस लौटेंगे। वारिस पठान जी, एक मिनट धैर्य रखिए, शांत रहिए। वारिस पठान जी, उग्र मत होइए, एक मिनट आराम से हम लोग बहस कर रहे हैं एक संवेदनशील मसले पर। एक मिनट वारिस पठान जी, बीजेपी सरकार से धैर्य रखिए। अखिलेश जी, आप FIR रजिस्टर करिए। अरे वारिस पठान जी, हो गई, सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, पांडुरंग जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए। फिर मेरे साथ मुकेश नायक है, संबित पात्रा, उनसे भी बात करनी है। जी पांडुरंग जी, 20 सेकंड में सर अपनी बात। वारिस पठान जी ऐसा है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, वारिस पठान जी ऐसा है, बांद्रा के चुनाव में ओवैसी बंधु ने जो स्पीच वहां पे दिया, हमेशा चैलेंज की वहां लैंग्वेज की, हिंदू देवताओं के खिलाफ भी उन्होंने बोला है, शिवसेना के खिलाफ तो हमेशा बोलते रहे हो। इतना ही नहीं, मेरा ये कहना है, ये मानना है, 1947 के बाद, बैरिस्टर जिन्ना के बाद मुझे लग रहा है कि ओवैसी ब्रदर को आज के तारीख में हिंदुस्तान का जिन्ना बनना चाहते हो, और उसी तरह उनका कदम आगे बढ़ रहा है। आप उसी दिशा में बढ़ गए। पांडुरंग जी, फिर आप उसी तरह की जुबान बोलने लगे। इस तरह की बातों से ना आग और भड़कती है, वो ठंडी नहीं होगी। मुकेश जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट, वारिस पठान जी जवाब दीजिएगा। ना एक मिनट, और भी लोग हैं, और भी राजनीतिक पार्टियां इस देश में, सिर्फ आप ही लोग नहीं है। मुकेश नायक मेरे साथ है, कांग्रेस के नेता। मुकेश नायक जी, मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल है। आपको भी याद होगा कि बाला साहब ठाकरे पर भी वोट देने का जो उनका अधिकार है, एक बार छीना था चुनाव आयोग ने, और वजह यह थी कि उन पर आरोप लगा था कि वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। क्यों ना जो नेता नफरत की सियासत करते हैं उनके वोटिंग राइट छीन लिए जाएं, लोगों के वोटिंग राइट क्यों छीने जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी बाल ठाकरे साहब का वोटिंग राइट एक बार छीना था। उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में ये नारा दिया था कि पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ, यानी दक्षिण भारत के लोगों के खिलाफ घृणा पैदा की थी। फिर उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को जूते मारे सड़कों पर, उनको बताया कि इनको महाराष्ट्र MIM ने क्या कहा था ये भी बता दो जरा इनको। पहले पूरी बात सुने, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, मैं बताता हूं, आप सुनिए तो। MIM पे एलिगेशन लगा रहे हो। और दूसरी बात, इसी बहस को कि सूत न कपास जुलाहों में लठा लठी। एक ऐसा शिवसेना का नेता जो 1-1.5 लाख लोगों का भी नेता नहीं है, वो कह रहा है कि 10-12 करोड़ लोगों का वोटिंग राइट छीन लो। जहां तक ओबीसी बंधुओं का सवाल है, वो तो इस देश की राजनीति में घटियावाद के प्रतीक हैं। वो ऐसे नेता हैं जो इस देश में ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो कभी पनप नहीं सकती। ओवैसी जैसे नेता बुलबुले की तरह आते हैं और चले जाते हैं। ये सांस्कृतिक असंवैधानिक वर्ड यूज मत कीजिए। ये सांस्कृतिक जी, MIM के नेता आपको नसीहत दे रहे हैं कि संवैधानिक शब्दों आप संविधान में विश्वास रखते हो, यही संविधान में विश्वास रखने वाली बात थी क्या? मुझे तो इसमें शर्म आ रही है कि मैं वारिस पठान जैसे नेताओं ने नेशनल चैनल पर बैठा हुआ हूं और आप लोग बिठालते हैं हम लोगों को। संबित पात्रा जी, इसका हल क्या है? कैसे रुकेंगे? आप मन मुस्कुरा रहे हैं सर, केंद्र में आपकी सरकार है, सब कुछ आपके हाथ में, रोकिए ना, रोक क्यों नहीं रहे? के साथ डिबेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा मानो धृतराष्ट्र की भांति सब अरे आप ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो कि घटिया नेता, ये कोई वर्ड यूज करने वाली बात है आपको? आप भी अकबर की तकरीर में पाबंदी लगवाई, यूट्यूब से हटवाइए, तौबा करिए कि आइंदा ऐसी कोई तकरीर नहीं करेंगे। इनके लिए ओबीसी के लिए घटिया शब्द बहुत अच्छा है। जी संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए। तो मैं उसका इस्तेमाल करता। सर ये कैसे रुकेंगी ये चीजें? क्या इसका